इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी। एंट्रोपी को डिनोट करेंगे हम लोग एस से। तो एंट्रोपी क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। तो रैंडमनेस का मतलब क्या है और क्यों ऐसा होता है? नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए। तो एंट्रोपी क्यों इंक्रीज होनी चाहिए उसको अंडरस्टैंड करो पहले। अब जैसे मान लो कि ये क्लासरूम में 50 सीट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स हैं। हर सीट पे कोई एक बच्चा बैठ सकता है। तुमने रोल नंबर असाइन कर दिया कि इस बेंच पे ये बैठेगा। तो हर अपने सीट पर जिसका जो रोल नंबर है वो उसी प्लेस पे बैठा हुआ है। इसके कितने सारे वेज हो सकते हैं? परफेक्ट अरेंजमेंट जो होगा उसके कितने वेज हो सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि 50 सीट्स हैं, हर सीट पे रोल नंबर लगा हुआ है और हर बच्चे को अपने प्लेस पे बैठना है। तो हर कोई अपने प्लेस पे ही बैठा हुआ है, इसका कितना सारा तरीका हो सकता है? एक ही तरीका हो सकता है। बट कोई अपने प्लेस पे नहीं बैठा और रैंडम अरेंजमेंट हो, इसके वेज कितने सारे हो सकते हैं? जो भी हो, बहुत सारे होंगे, एक तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब डिसऑर्डरनेस का अरेंजमेंट जो है वो क्या है? बहुत सारा है। बट परफेक्ट ऑर्डर का अरेंजमेंट कितना है? एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसऑर्डरनेस होने की जो चांसेस है वो क्या हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। तो तुम प्रोबेबिलिटी से भी अप्रोच करोगे तो ये मिलेगा। प्लस यूनिवर्स में नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो रहा है तो उससे रैंडमनेस ओवरऑल इंक्रीज ही हो रहा होगा। स्टीफन हॉकिंग ने इनफैक्ट एरो ऑफ टाइम भी एक जो बताया वो इसके बेसिस पे बताया। एरो ऑफ टाइम क्या है? हाउ यू अंडरस्टैंड कि हम लोग फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। तुम पास्ट की तरफ भी तो जा सकते हो। तो उन्होंने क्या बोला कि थर्मोडायनेमिकल एरो ऑफ टाइम जो है दैट इज बेस्ड ऑन एंट्रोपी। उससे हम लोग अंडरस्टैंड क्या करें कि अभी जो तुम्हारे पास एंट्रोपी है यूनिवर्स की, नेक्स्ट मोमेंट में अगर वो इंक्रीज होगी दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर, और डिक्रीज होगी तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स पास्ट। जैसे कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट लो और उसको ड्रॉप कर दो नीचे, तो क्या होगा? टूट गया, बहुत सारे पार्टिकल्स बन गए। तो जब तक वो टूटा नहीं था एक ही पार्टिकल था, रैंडमनेस कम थी। अब टूट के बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए तो रैंडमनेस बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये अपने आप हुआ और इसमें इंट्रॉपी इंक्रीज हो रहा है। क्या ऐसा होगा वो पार्टिकल्स अपने आप उठे और अटैच हो जाए? नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो भागो वहाँ से, अपने आप ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन तुम चाहो तो पार्टिकल्स को उठा सकते हो और जोड़ सकते हो, बट उसको जोड़ने के लिए तुम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तुम एनर्जी स्पेंड करोगे तो कहीं और की इंट्रॉपी इंक्रीज कर रहे हो, तो ऐसा हो जाएगा। और अगर तुमने उसको फिल्म किया होता, रिकॉर्ड किया और उसको तुम प्ले कर रहे हो रिवाइंड करके, तो क्या होता उसमें कि वो पार्टिकल्स उठते हुए दिखते, अटैच होते हुए दिखते, ग्लास बनता हुआ दिखता। मतलब जब इंट्रॉपी अपने आप डिक्रीज हो रही थी, वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स दी पास्ट। ये कर सकते तो ऐसा डिफाइंड है। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो ओवरऑल इंट्रॉपी वहां पे अपने आप इंक्रीज ही होनी चाहिए, वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो इंट्रॉपी ये है। सिस्टम्स में जाओगे अगर स्टेट के हिसाब से देखो तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से परफेक्ट अरेंजमेंट किसका है? सॉलिड सबसे क्लोज अरेंज है। लिक्विड में थोड़ा रैंडमनेस इंक्रीज हुआ, गैस में और ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से सॉलिड उसका इंट्रॉपी सबसे कम होगा, लिक्विड का उससे हायर, फिर गैस का उससे भी हायर। सो ऑर्डर ऑफ इंट्रॉपी इन फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड का सबसे कम, इससे ज़्यादा लिक्विड और इससे भी ज़्यादा गैस। तो इस ऑर्डर में इंक्रीज होता रहेगा। चेंज इन एंट्रोपी जब डिफाइन करेंगे हम लोग, दैट इज डेल्टा एस। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन। इंट्रोपी एट स्टेट टू माइनस इंट्रोपी एट स्टेट वन। फिर डेल्टा एस टोटल चेक कर सकते हो।
डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स, ये हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो दोनों का हम लोग एंट्रोपी ऐड करेंगे तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, वो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है ओवरऑल। सिस्टम के लिए, सिस्टम में हो सकता है वो डिक्रीज हो रहा हो, बट यूनिवर्स का टोटल चेक करोगे तो अल्टीमेटली इंक्रीज ही हो रहा होगा। देन एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। Then it is an extensive property. अगर डेल्टा एस लेस देन जीरो आया, नेगेटिव आया, दैट इंडिकेट्स एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। डिक्रीज इन एंट्रोपी, रैंडमनेस कम हो रहा होगा। और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव इंक्रीज इन एंट्रोपी, रैंडमनेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो एंट्रोपी को डिफाइन तो कर दिया हम लोगों ने, बट चेक कैसे करेंगे? तो उसको चेक करते डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टेम्परेचर। आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन में जो हीट का एक्सचेंज होगा, दैट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर विल गिव यू द चेंज इन एंट्रोपी। So change in entropy is equal to heat exchanged in reversible process and T is temperature in Kelvin। तो यूनिट इसका हो जाएगा जूल पर केल्विन। ये लिख लो पहले यहाँ तक। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी इक्वल्स टू जीरो रिवर्सिबल में। या फिर ऐसा बोल सकते हो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो। एंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, या बोल दो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, delta S total should be greater than zero. That is delta S system plus delta S surrounding will be greater than zero. तो दोनों के सम को चेक करना होता है। सिर्फ इंडिविजुअल चेक करोगे तो हो सकता है स्पॉन्टेनियस में भी किसी एक का डिक्रीज हो रहा हो, एक का इंक्रीज हो रहा हो, बट सम जो होगा ओवरऑल वो इंक्रीज होना चाहिए। जैसे वो ग्लास का एग्जांपल लिया था हमने, तो ग्लास जो टूट गया था उसको जब तुम ऐड करने जाते हो, तो ग्लास जब ऐड हुआ तो ग्लास की इंट्रॉपी क्या हुई? कम हो गई। लेकिन ग्लास की इंट्रॉपी कम हुई तो बाहर का इंट्रॉपी इंक्रीज हुआ, क्योंकि हीट यूज किया तुमने, हीट के लिए फ्यूल बर्न किया होगा, फ्यूल बर्न किया तो उससे कुछ इंट्रॉपी और बड़ी होगी। तो ओवरऑल एडिशन हाइयर होना चाहिए। लिख लो इसको भी, फिर टाइप्स ऑफ इंट्रॉपी देखते हैं। फर्स्ट मान लो यहाँ पे देखते हैं इंट्रॉपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन, फ्यूजन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, उस केसेस में entropy changes in
फेज ट्रांजिशन। पहला तो इसमें ले लेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। entropy of fusion, that is delta S fusion, so it is defined as the entropy change when 1 mole of solid changes to liquid। तो अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, उसमें जो भी इंट्रॉपी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड इंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन। लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हम उसको फाइंड कैसे करेंगे? सो डेल्टा एस फ्यूजन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन divided by melting point। So delta H fusion is enthalpy of fusion और ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। और टेम्परेचर हमेशा ट्राई करना है केल्विन में ही पुट करने का। देन नेक्स्ट आता है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। So it is defined as the entropy change when 1 mole of liquid changes to vapor। 1 mole of liquid changes to vapor, तो लिक्विड से वेपर यहाँ पे फॉर्म होगा। डेल्टा एस वेपराइजेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन और ये प्रोसेस होगा एट दी बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। देन आता है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। It is defined as the entropy change when 1 mole of solid changes to gas at a particular temperature। Delta S sublimation will be equal to delta H sublimation divided by T। तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंड टेम्परेचर इन केल्विन।
तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये 3 टाइप के एंट्रोपी चेंजेस हैं, ये लिख लो पहले, फिर केमिकल प्रोसेस के जो होंगे उसको देखते हैं। 30.4 kilojule of heat, 30.4 kilojule of heat is required to melt 1 mole of sodium chloride. 30.4 kilojoule of heat is required to melt 1 mole of sodium chloride, and the entropy change at the melting point is 28.4 joule per Kelvin per mole. 28.4 joule per Kelvin per mole at 1 atm. At 1 atm. At 1 atm, the melting point of sodium chloride is dash Kelvin. The melting point of sodium chloride is dash Kelvin. जे मैन 2023 का है, ट्राई करो। करेक्ट। इसमें बस जो यूनिट है उसका ध्यान रखोगे, बाकी हो जाएगा। क्या इंफॉर्मेशन दिया है बताओ इसमें? एंथैल्पी दिया हुआ है ना? एंट्रोपी कितना है? 28.4 जूल पर केल्विन। और एंथैल्पी कितना? So delta S fusion is equal to delta H fusion divided by melting point. यूनिट सेम रखना पड़ेगा। थर्टी पॉइंट फोर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 28.4। 30400 डिवाइडेड बाई 28.4, तो ये 1070.3 आ रहा है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1070 केल्विन। तो ये एंटर करते हैं आंसर नो यहाँ पे। इसमें बस यूनिट चेंज नहीं करोगे तो रॉन्ग होने का डर है, अदरवाइज और कुछ नहीं होता है। तो सिंपल क्वेश्चन था। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर entropy change in an isothermal reversible process. ट्राई करो ये। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में तुम्हें एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। हाँ ओके, तो देखते हैं इसको। For isothermal process,
टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो T कांस्टेंट अगर रहा, that means delta U will be equal to 0. Delta U is also equal to Q plus W. This means Q plus W will be equal to 0. So Q reversible will be equal to negative of work reversible. और वर्क रिवर्सिबल का एक्सप्रेशन है अपने पास, W reversible is equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1, ये इक्वेशन था, या फिर लिख सकते थे nRT ln V2 by V1। तो Q रिवर्सिबल क्या हो जाएगा फिर उस केस में, Q reversible will be equal to nRT ln V2 by V1, or you can say 2.303 nRT log V2 by V1। तो Q का वैल्यू मिल गया, डेल्टा एस निकाल सकते हैं फिर। सो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, that is nRT ln V2 by V1 डिवाइडेड बाई T। T कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू NR ln V2 by V1, ये हो सकता है, और डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR log V2 by V1। Also at constant temperature, P1 V1 is equal to P2 V2, क्योंकि P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 होता था, टेम्परेचर सेम होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो P1 V1 is equal to P2 V2, that means V2 by V1 will be equal to P1 by P2, ये भी पुट कर सकते हो। Therefore delta S will also be equal to NR ln P1 by P2, और डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR log P1 by P2, ये हो जाएगा। तो ये लिख लो एक्सप्रेशंस इसके। What will be the entropy change when, what will be the entropy change when 64 gram of 64 gram of oxygen 64 gram of oxygen undergoes isothermal reversible expansion from 2 liters to 10 liters, from 2 liters to 10 liters at 300 Kelvin, from 2 liters to 10 liters at 300 Kelvin। जूल्स में निकालना तो आर की वैल्यू 8.314 यूज करेंगे। ट्राई करो ये। मास कितना दिया ऑक्सीजन का, मास ऑफ O2 is 64 ग्राम, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, V1 यहाँ पे 2 लीटर दिया हुआ है एंड V2 इज 10 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर बट इक्वेशन में यूज नहीं होगा ना,
NR log V2 by V1, तो ये हो जाएगा 2.303, नंबर ऑफ मोल्स 2, R 8.314 log 10/2 into log 5 0.699। ये कैलकुलेट कर लोगे कितना आता है? मैं चेक करना था, चेंज हुआ वैल्यू? हाँ, तो भी आंसर वही रहता, रेशियो है ना, क्योंकि बट उसमें तुम ये नहीं देख रहे हो कि मोल्स जो है वो उतने हैं, मोल्स नहीं चेंज हो रहा है ना। ये सॉल्व करने पे 26.76 आ रहा है, ठीक है, सही है, 26.8 इज करेक्ट। वही आया ना, 26.8 ही आया ना। जूल पर केल्विन, ये वैल्यू हो जाएगा इसका। ये लिख लो आंसर जिनका नहीं हुआ। हाँ ठीक है, चलेगा। तो डिपेंड करेगा कि आंसर कैसा है। अगर तुम्हारे पास 0.8 आ गया और वैसे भी इंटीजर एंटर करना है, 27 एंटर करोगे, कोई दिक्कत है नहीं। कैलकुलेशन देखो उतने तक ही करो जितना रिक्वायर्ड है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ऑप्शंस है वहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, ऑप्शंस में डिफरेंस है तो। नहीं ऑप्शन इंटीजर टाइप है तो एग्जैक्ट करो, और अगर तुम्हारे पास फर्स्ट डिजिट ही ऐसे आ गया जिससे क्लियर हो कि जो ड्रॉप करेंगे उसके बाद क्या होगा, तो वहीं से ड्रॉप कर दो, तो टाइम बचाना एग्जाम में। तो फिर नेक्स्ट करते हैं इसमें। हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए? एंट्रोपी चेंज। सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट एक्सचेंज, तो Q जीरो हो गया। Q जीरो हो गया, डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T था, दैट विल बी इक्वल टू 0 अपॉन T, तो ये भी कितना हो गया? 0 हो गया। सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज 0। तो इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। देयरफॉर इट कैन आल्सो बी कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। नेक्स्ट ट्राई करोगे, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। और for an isoporic process and isobaric process। आइसोकोरिक का पहले ट्राई करो, कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड देन फिर आइसोकोरिक देखते हैं। ये उतना इजी नहीं, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम्हें, और रिवर्सिबल में चाहिए। ठीक है, वही
सही एक्सप्रेशन निकालो। देखो पहले आइसोकोरिक का देख लेते हैं। तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू होगा। सो दैट मीन्स अगर डी क्यू निकालना, स्मॉल चेंज इन हीट, दैट विल बी इक्वल टू डी यू। और डेल्टा यू क्या होता था? एन सी वी डेल्टा टी होता था। सो डी यू विल बी इक्वल टू एन सी वी डी टी होगा, ये रहेगा। सो डी क्यू का एक्सप्रेशन अगर ये है, सो डी एस विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। दिस सिंप्लाई ds will be equal to ncv dt upon t. Integrating on both sides, we get ds is equal to ये s1 से लेके s2 तक ncv dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 तक। So s2 minus s1 will be equal to ncv ln t, और ln t का हो जाएगा t1 से लेके t2 तक। Delta S will be equal to ncv ln t2 upon t1. That means delta S will be equal to 2.303 ncv log t2 upon t1. तो ये एक्सप्रेशन हो गया चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ये लिख लो पहले, फिर दूसरा बताते हैं। तो ऐसा ही फिर आइसोबेरिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस Q is equal to delta H and delta H is equal to NCP delta T. So dQ will be equal to NCP dt हो जाएगा। So ds का एक्सप्रेशन हो गया dq upon t, that will be equal to NCP dt upon t. Then integrating on both sides, ds का इंटीग्रेशन s1 लेके s2 तक ncp dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन t1 से t2 तक करो। सो s1 to s2 will be equal to ncp ln t, and this is t1 to t2. So s2 minus s1 is equal to ncp ln t2 minus ln t1, that is delta s equals to ncp ln t2 upon t1. तो दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे ही हैं, सिर्फ cv रिप्लेस हो गया बाई cp, या फिर बोल सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 ncp log t2 upon t1। ये क्लियर हुआ? तो तीन केसेस का हम लोगों ने किए यहाँ पे। एक टेम्परेचर जब फिक्स था, वॉल्यूम फिक्स था, और प्रेशर फिक्स था। तो दो वेरिएबल्स अगर रहे, ये अलग केस है। व्हेन t and v आर वेरिएबल्स, तो उस केस में डेल्टा एस कैसे निकालोगे? तो एक बार t को फिक्स रखो, v चेंज हो रहा है, एक बार v को फिक्स रखो, t चेंज हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू nr ln v2 by v1 प्लस ncv ln
T2/T1। ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, एक आइसोथर्मल वाला और एक आइसोकोरिक वाला। व्हेन T and P are variables, तो इस केस में डेल्टा एस का एक्सप्रेशन हो जाएगा NR ln V2/V1 एन प्लस NCP ln T2/T1। ये भी इक्वेशंस लिख लो। वैसे यहाँ पे अगर चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू NR ln P1/P2 प्लस NCP ln T2/T1। ये भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ प्रेशर ही लिखना है तो प्रेशर के टर्म में ज़्यादा बेटर है सेकंड वाला इक्वेशन लिखें हम लोग। फर्स्ट भी चलेगा बट वो फिर डाउट आएगा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो प्रेशर का टर्म है तो प्रेशर वाला ही लिखो। चलो इसमें नेक्स्ट फिर है क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एज क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो स्टार्टिंग में ही प्रोसेस के टाइप्स में हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टडी किया था। स्पॉन्टेनियस क्या था? दैट प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, या तो तुम सिर्फ उसको स्टार्ट करोगे फिर उसके बाद वो होता रहेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस इज द वन इन विच यू हैव टू सप्लाई एनर्जी एट एवरी स्टेप। तुमने स्टार्ट भी खुद किया, हर स्टेप पे एनर्जी भी दे रहे हो, और जैसे तुमने एनर्जी बंद की वो रुक जाएगा। तो वैसे प्रोसेस जो थे दे वर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम लोग ट्राई करते हैं एंथैल्पी और एंट्रोपी से इंडिविजुअली स्पॉन्टेनिटी स्टेट करने का। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी का क्या कहना है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव रहा, लेस देन जीरो, और ये हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ऐसे कंडीशन में प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस। मतलब वैसे प्रोसेसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, बाहर जा रहा हो, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो एंथैल्पी बोलता है कि ऐसे प्रोसेस अपने आप होने चाहिए। तो अगर जिसमें एनर्जी बाहर जा रही है वो अपने आप होने चाहिए, तो जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो क्या होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए अपने आप, नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। एंडोथर्मिक प्रोसेस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये केस है। तो एंथैल्पी का ये बोलना है। इंट्रोपी फिर क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोपी, अगर डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स इंट्रोपी इंक्रीजेस। तो इंट्रोपी कह रहा है कि जिस प्रोसेस में इंट्रोपी बढ़ेगी वो प्रोसेस अपने आप होना चाहिए। तो प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस लेस देन जीरो अगर रहा, यहाँ इंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, इंट्रोपी डिक्रीजेस, प्रोसेस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर ये दोनों इंडिविजुअली की बातें बोल रहे हैं तो हम लोग चेक भी करेंगे क्या ये हमेशा ट्रू है। तो एक कंडीशन लेके देखो, एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, या फिर एवापोरेशन ले लो, एवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर एट रूम टेम्परेचर।
अब ये दोनों प्रोसेसेस कैसे हैं, जब आइस रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है या वाटर एवापोरेट कर रहा है तो वो हीट रिलीज कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। रिलीज कैसे करेगा? एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। आइस मेल्ट होते हीट आउट करेगा, रूम हॉट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, कूल होगा ना। तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब आइस हम लोग अपने पाम में रखते हैं तो क्या फील होता है? कोल्ड फील होता है। तो वो इसलिए होता है कि तुम्हारे हाथ का हीट उसमें जा रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब तुम हीट लूज करते हो देन यू फील कोल्ड, और जब तुम हीट गेन करोगे यू विल फील हॉट, राइट? तो फीवर में तुम्हें कूल फील होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, तो तुम्हारा टेम्परेचर और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा आ जाता है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हीट ट्रांसफर उतना फास्ट होगा। ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाई यू फील कोल्ड। ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये कैसा होना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस इंथैल्पी के हिसाब से? नॉन स्पॉन्टेनियस। बट हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अपने आप होता है। सो अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी, it should be non-spontaneous, but we observe that these processes are spontaneous at room temperature. अगर यहीं पे इंट्रॉपी देखो, तो आइस मेल्ट हुआ तो वाटर बना, सॉलिड से लिक्विड बना, इंट्रॉपी क्या हुई? इंक्रीज। वाटर इवापोरेट हुआ, स्टीम बना, वहां भी क्या हुआ? इंक्रीज। तो डेल्टा एस एस के लिए कैसा था? ग्रेटर देन जीरो, इंट्रॉपी इंक्रीजेस। बट अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी, this process should be spontaneous. तो अब दोनों फैक्टर्स जो थे, एक बोल रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, एक बोल रहा है स्पॉन्टेनियस होगा, और हम लोग इसको देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस हो रहा है। मतलब इस कंडीशन में इंथैल्पी इनकरेक्ट हो गया बट इंट्रोपी इज करेक्ट। तो वैसा ही एक केस ऐसा भी मिलेगा तुम्हें जहां पे इंथैल्पी करेक्ट होगा बट इंट्रोपी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये लिख लो पहले, उसके बाद उस एग्जांपल को देते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट सब जीरो टेम्परेचर। freezing of water at sub-zero temperature। तो सब जीरो का मतलब हो गया टेम्परेचर लोअर देन 0 डिग्री। अब जैसे अंटार्कटिका में आइस बना, थोड़ी हम लोग फ्रिज लगाने गए थे वहां पे, चलो ऑन कर देते हैं फ्रीजर, उसके बाद आइस बनेगा, तो वो तो अपने आप बना। कोल्ड प्लेसेस में जहाँ पे लेक्स फ्रीज हो जाता है वो भी तो अपने आप हो रहा है। तो वो प्रोसेस कैसा हुआ? स्पॉन्टेनियस हो गया। तो ये स्पॉन्टेनियस है, ये पता है अपने को। जैसे ये प्रोसेस भी क्या था? स्पॉन्टेनियस था। तो ऑब्जर्वेशन हम जानते हैं, देन दोनों प्रॉपर्टीज के हिसाब से एनालाइज करना है। तो यहाँ अगर पहले डेल्टा एस देखो, तो इंट्रॉपी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर पहले वाटर था, लिक्विड था, इंट्रॉपी हायर थी, आइस बन गया, सॉलिड बना, इंट्रॉपी कम हो गई। डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। सो अकॉर्डिंग टू इंट्रॉपी, दिस प्रोसेस शुड बी, क्या होना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर एंथैल्पी में जाते हो, अगर आइस को मेल्ट करने में तुम्हें हीट देना पड़ा, ऐड करना पड़ा, तो आइस जब फॉर्म होगा तो क्या होगा? हीट आउट भी कर रहा होगा। तो डेल्टा एच भी क्या हो गया यहाँ पे? लेस देन जीरो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
और यहाँ पे इंट्रोपी डिक्रीजेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर ये है, दैट मीन्स हीट इवॉल्व कर रहा होगा ये प्रोसेस, और इसके हिसाब से ये प्रोसेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी। This process should be spontaneous। तो इन दोनों एग्जांपल से ये क्लियर हुआ कि कभी कभी इंट्रोपी काम नहीं कर रहा है और समटाइम्स एंथैल्पी काम नहीं कर रहा है, तो दोनों फेल हो रहा है एट सम पॉइंट्स। तो इन पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं फिर। तो तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो हर बार तुम्हें राइट आंसर दे, इनकरेक्ट आंसर्स नहीं दे। तो इसलिए हम लोग फ्री एनर्जी के पास जाते हैं, और फ्री एनर्जी टर्म इन दोनों को इंक्लूड करता है। और फ्री एनर्जी अगर बोल रहा है स्पॉन्टेनियस है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो दोनों को इंक्लूड करके एक टर्म बनाएंगे फिर। सो हियर वी ऑब्जर्व दैट neither enthalpy nor entropy is able to accurately predict the spontaneity of the process। तो ये पहले लिख लो, फिर गिव्स फ्री एनर्जी देखेंगे नेक्स्ट, और वो पढ़। और ये हो जाएगा गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टेट 1। तो हम लोग यहाँ पे यूजफुल वर्क क्यों बोल रहे हैं? गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क और यूजफुल वर्क। अब जैसे मान लो इस रूम का एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी कोई उस कॉर्नर में है और उसको आकर के इस डोर को ओपन करना है, और डोर को ओपन करने में 2 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, और उस बंदे के पास एग्जैक्टली 2 जूल्स ऑफ एनर्जी है। तो जब वो वहां से चल के यहाँ तक आएगा, क्या उससे डोर ओपन होगा? क्यों नहीं होगा? तो चलने में कुछ एनर्जी यूज हो गई। अब वो एनर्जी जो यूज हो गई वो अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल एनर्जी हो गया। तो अब जब यहाँ पे वो आया तो यूजफुल वर्क जो करना है उसके लिए उसके पास एनर्जी अब इनफ नहीं है। तो सेम क्या होता है कि गैस जब एक्सपैंड करता है, तो गैस में जो एक्सपेंशन हुआ नीचे से ऊपर तक गया, कुछ एनर्जी तो उसमें भी लगी होगी, बट वो यूज नहीं हो पाया। तो गैस को एक्सपैंड करने में जो एनर्जी यूज होगी दैट इज अनअवेलेबल एनर्जी, वो एक्सपेंशन वर्क में काम आ गया, तो वो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो उसको हटा के बाकी की जो एनर्जी बची वो काम में ले सकते हो, दैट इज अवेलेबल एनर्जी। तो इंट्रॉपी इंक्रीज तो अपने आप नहीं होगा, एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हो कि इंट्रॉपी को इंक्रीज करने में जो एनर्जी स्पेंड हो जाती है वो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं रहता, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो और कुछ काम कर सकते हो। तो वो जब वहां से यहाँ तक चला तो इन शॉर्ट उसने इंट्रॉपी इंक्रीज की, तो उसमें यूज हो गया। तो इंट्रॉपी इंक्रीज करने में जो यूज होगा वो अवेलेबल नहीं है, अब जो बचा है बस उतना ही काम में ले सकते हैं। सेम केस यहाँ पे मिल रहा है। ये भी क्या होगा? इट इज अ स्टेट फंक्शन। Then it is an extensive property। देखो चारों प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ी, चाहे इंटरनल हो, इंथैल्पी हो, इंट्रॉपी हो और फ्री एनर्जी हो, सब में लिखा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है। बट अगर क्वेश्चन ये पूछ ले मोलर इंट्रॉपी क्या है, तो मोलर इंट्रॉपी इज इंटेंसिव, इंट्रॉपी इज एक्सटेंसिव। मोलर अटैच हो गया, दैट मीन्स हम लोग आंसर क्या कर रहे हैं? 1 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो जब अमाउंट चेंज ही नहीं करो तो आंसर कैसे चेंज होगा? तो किसी चीज के भी साथ, चाहे वो एक्सटेंसिव हो, इंटेंसिव हो, मोलर अटैच हो गया, इट बिकम्स इंटेंसिव, इंटेंसिव ही रहेगा। एच का इक्वेशन हो जाएगा नॉट एच, जी का इक्वेशन होता है एच माइनस टी एस। दो टेम्परेचर यहाँ पे लेते हैं, टेम्परेचर एक ही लेंगे, दो कंडीशन लेते हैं। तो G1 को स्टेट कर सकते हो H1 माइनस टी ऑफ S1, एंड G2 विल बी इक्वल टू H2 माइनस टी ऑफ S2। लेट इट बी इक्वेशन 1 and 2।
तो अगर हम लोगों ने इक्वेशन 2 - 1 किया, सो G2 - G1 विल बी इक्वल टू H2 - TS2 एंड माइनस ऑफ H1 - TS1। G2 - G1 हो गया डेल्टा G, दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो H2 - H1, ये लिख लिया, एंड माइनस ऑफ TS2 प्लस ऑफ TS1, ये लिख सकते हैं। सो डेल्टा G विल बी इक्वल टू H2 - H1 हो गया डेल्टा H, और यहाँ अगर माइनस T कॉमन लिया देन इट विल बिकम S2 - S1। सो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस ऑफ T डेल्टा S। ये इक्वेशन बनता है तुम्हारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का। सो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा H हो गया चेंज इन एंथैल्पी, T is temperature in Kelvin, and delta S is change in entropy। ये लिख लो पहले, फिर इससे कैसे स्पॉन्टेनिटी आइडेंटिफाई करते हैं वो देखिए। तो इसमें हम लोग फ्री एनर्जी को यूज करके स्पॉन्टेनिटी कब होगी ये चेक कर सकते हैं। और ये अगर बोल रहा है स्पॉन्टेनियस होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, उसमें फिर कोई डाउट नहीं है क्योंकि दोनों ही टर्म को इंक्लूड कर रहा है। सो डेल्टा जी, इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 आया, नेगेटिव आ रहा है, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस या रिएक्शन जो होगा उसको स्पॉन्टेनियस बोल सकते हो। सिंपली यहाँ पे स्पॉन्टेनियस लिख सकते हैं लोग। सिमिलरली डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है देन इट विल बी कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी अगर 0 रहा दैट मीन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। अब इसमें एक डाउट आता है कि ये हमें कैसे पता नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस। तो देखो डेल्टा जी को लिख सकते हो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा फाइंड कर सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, जब तुमने एनर्जी स्पेंड की होगी, लूज किया होगा। तो अगर रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी था पहले, उसने उस ज़्यादा एनर्जी में से कुछ एनर्जी यूज़ कर लिया प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो बाद में लेटर ऑन उसका जो एनर्जी होगा वो अर्लियर स्टेज से कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि उसने स्पेंड किया है। ज़्यादा था तो स्पेंड कर दिया कुछ। अब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, तो लेसर वैल्यू माइनस हायर वैल्यू करोगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आने का मतलब है कि स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम है, इसका मतलब उसने एनर्जी स्पेंड किया है। सेकंड वाले केस में पॉजिटिव का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, तो रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, लूज नहीं किया है। तो एब्जॉर्ब करना पड़ा मतलब उसके पास एनर्जी अवेलेबल नहीं था स्पेंड करने के लिए, तो वो स्पेंड नहीं कर पा रहा, तो प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस करने के लिए एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, और दोनों केसेस में इक्वल है, देन इट बिकम्स इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी में अगर तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिला मतलब वो प्रोसेस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव मिला नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो मिला इक्विलिब्रियम, उसके ऐसा अलग अलग केस नहीं बनाना है तुम्हें। हाँ, लेकिन इसमें डेल्टा एच और एस से ही वैल्यूज आ रहे हैं, तो उसको एनालाइज कर सकते हैं हम लोग कि डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, तो फिर डेल्टा जी पे इफेक्ट क्या मिलेगा तुम्हें। और वो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, मतलब एक क्वेश्चन जो बहुत बार आ सकता है और आया हुआ है वो उस पर बनता है। देखो इक्वेशन है अपने पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, तो इसके पास साइन चेंज होने का स्कोप नहीं है, साइन चेंज हो सकता है एच का और एस का। तो टेबल बनाएंगे इसके लिए, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी,
एंड देन इस पे रिमार्क कुछ देखते हैं। पहला मान लो फर्स्ट केस लिया हम लोगों ने, डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव। अब इसको इक्वेशन में पुट करो। अगर डेल्टा एच माइनस है और डेल्टा एस प्लस है और टी प्लस है, तो टी डेल्टा एस प्लस हो गया, बट उसके पहले क्या अटैच था, माइनस। तो ये पूरा टर्म माइनस और ये भी कैसा, माइनस। माइनस माइनस को ऐड करोगे, आंसर क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। तो डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव। तो ऐसे प्रोसेस जो होते हैं वो हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होंगे, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। ये कंडीशन हो गया, ठीक है। अब वैल्यूज को ना देख करके सिर्फ ऐसा जनरली अगर हम लोग एनालाइज करें, तो इंथैल्पी जब डिक्रीज होता था, एक्सोथर्मिक था, तो इंथैल्पी क्या बोल रहा था, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। और इंट्रोपी जब इंक्रीज होता था, जब पॉजिटिव मिलता था, तब वो क्या बोलता था, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो इस वाले केस में दोनों क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो दोनों अगर बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसा भी एनालाइज कर सकते हो। दूसरे में आते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू ले लो पॉजिटिव और डेल्टा एस का वैल्यू ले लो नेगेटिव। अब ये वैल्यू प्लस है, ये माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस 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 प्लस। तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। पूरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसे प्रोसेस हो गए नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। सिंपली ऐसा देखो तो डेल्टा एच प्लस का मतलब एंडोथर्मिक, और इंथैल्पी बोल रहा है ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब वो क्या हो गया, डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब इंट्रोपी कम हो रहा है, इंट्रोपी कम हो रहा है मतलब वो भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इंथैल्पी इंट्रोपी दोनों बोल रहे हैं क्या कि प्रोसेस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दोनों बोल रहे हैं, तो वो प्रोसेस नहीं होगा। प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, वो स्पेशल केस है। ये बहुत ईजी है, तुम्हें पता है कि अगर ये माइनस है ये प्लस है, हमेशा स्पॉन्टेनियस। ये प्लस ये माइनस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। बट दोनों जब अपोज करेंगे तो तीनों केस आ सकते हैं। जैसे मान लो तुमने लिया, इसको भी पॉजिटिव ले लिया और इसको भी पॉजिटिव ले लिया, दोनों प्लस हो गए। तो अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, टी डेल्टा एस प्लस हुआ, और इसके आगे क्या अटैच था, माइनस। तो इसमें टी डेल्टा एस नेगेटिव वाला टर्म है और डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव वाला टर्म है। तुम्हें क्या चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव वाला टर्म हाइयर होना चाहिए। तो अगर ये हाइयर रहा और ये लोअर रहा, तो आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव। अगर ये लोअर रहा ये हाइयर रहा, तो आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और दोनों इक्वल रहे तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो। तीन पॉसिबिलिटीज है। तो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव कब होगा, जब टी डेल्टा एस हाइयर होगा, राइट। तो अगर हम लोग ऐसा बोले कि डेल्टा एच और डेल्टा एस बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं होने वाला है, टेम्परेचर बदल सकते हो, तो इसको इंक्रीज करने के लिए तुम्हें टी को इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर हाइयर है तो ये हाइयर वैल्यू हो जाता है, और तब इसके स्पॉन्टेनियस होने का चांस हाइयर होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं इसमें, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, या ऐसा लिख सकते हो स्पॉन्टेनियस व्हेन टी डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो इसलिए यहां पे लिखते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस एट हाइयर टेम्परेचर। अब वो हाइयर टेम्परेचर क्या है उसको भी देखेंगे कुछ देर में। नेक्स्ट में आते हैं, ये भी नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव हुआ। इस कंडीशन में ये बोल रहा था नॉन स्पॉन्टेनियस और ये बोल रहा था स्पॉन्टेनियस, अपोजिट थे, इसलिए हर पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। माइनस दोनों जब हो गए, तो डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू, डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव इज व्हाट, पॉजिटिव। तो अब टी डेल्टा एस वाला टर्म ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये बोल रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस और ये बोल रहा है स्पॉन्टेनियस। तो जो स्पॉन्टेनियस बोल रहा है वो हम लोग हायर चाहेंगे। बट यहाँ भी तीन केसेस आ सकते हैं,
दोनों इक्वल हो सकते हैं तो जीरो, ये हायर रहा तो नेगेटिव और ये हायर रहा तो पॉजिटिव। सो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन पॉसिबिलिटीज इसमें भी हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस तुम कम चाहोगे अभी, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सो दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर। बट हायर लोअर क्या होता है? रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट तो कुछ है नहीं। हायर का मतलब कितना हायर, वो तो नहीं पता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के लिए तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रोसेस जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो डेल्टा जी अगर इस पे प्लॉट किया, डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस, देन डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, और बीच में कोई कंडीशन आएगा डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो चाहे तुम स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ जाओ या नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस की तरफ आओ, बीच में हमेशा क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम मिलता है। एट इक्विलिब्रियम delta g is equal to 0, that means delta h minus t delta s will also be equal to 0, so that means delta h will be equal to t delta s, और t को t equilibrium मान लेते हैं हम लोग। so that means t equilibrium will be equal to delta h upon delta s। तो यहाँ से तुम इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर ऑब्टेन कर पाओगे। तो जब हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, दैट मीन्स हायर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो यहाँ पे हो जाएगा T ग्रेटर देन T इक्विलिब्रियम। और जब हम लोग बोलते हैं लोअर टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर लोअर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो T इक्विलिब्रियम इसलिए इंपॉर्टेंट है। हायर मतलब इक्विलिब्रियम से हायर और लोअर मतलब इक्विलिब्रियम से लोअर। तो ये लिख लो, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। एक बार चेक कर लो कुछ क्लियर है नहीं है, कोई डाउट है तो बताओ। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथीन, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथीन, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथीन एक रिएक्शन लिखोगे, C2H4 गैस, C2H4 गैस प्लस 3O2 गैस plus 3O2 gas gives 2CO2 gas, 2CO2 gas plus 2H2O liquid, 2CO2 gas plus 2H2O liquid, the amount of heat produced, the amount of heat produced as measured, the amount of heat produced as measured in bomb calorimeter, in bomb calorimeter is 1406, is 1406 kilojoule per mole, is 1406 kilojoule per mole at 300 Kelvin, at 300 Kelvin. The minimum value of, the minimum value of T delta S, the minimum value of T delta S needed to reach equilibrium is, needed to reach equilibrium is minus dash kilojoule, minus dash kilojoule, given, given R equals to 8.3, R equals to 8.3 joule per Kelvin per mole.
R equals to 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। कभी भी कोई कांस्टेंट का वैल्यू अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है, विल यूज दैट वैल्यू ओनली। जो एग्जैक्ट तुम्हें पता है उसको यूज नहीं करना है। ट्राई करो ये। कंडीशन इक्विलिब्रियम का है, मोल्स नहीं दिया हुआ, इतना ही है। नहीं है। क्वेश्चन में देखो, तुम्हें टी डेल्टा एस निकालना है, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंड इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो तुम्हें अगर टी डेल्टा एस बताना तो ये भी मिल गया, तो आंसर आ ही जाएगा, इक्वल है दोनों। इक्वेशन क्या दिया है, C2H4 गैस प्लस 3O2 गैस फॉर्म्स 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ठीक है। और हीट इवॉल्व कितना बताया, 1,4। हाँ, बट उन्होंने क्या बोला, हीट इवॉल्व, बाहर जा रहा है, तो साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू -1406 किलो जूल पर मोल। एक मिस्टेक तुमसे इस प्लेस पे हो, तुमने प्लस ले लिया तो आंसर नहीं मैच करेगा। देन डेल्टा एन जी निकालना होगा। डेल्टा एन जी विल बी इक्वल टू 2 + 2, सॉरी ये काउंट नहीं हुआ, ये लिक्विड है। सो 2 - 3 + 1 4, तो -2 आ गया। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू का वैल्यू -1406 किलो जूल में है, यूनिट याद रखेंगे। -2, आर का वैल्यू 8.3, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। बट 8.3 जो है वो जूल्स में है, और ये किस में है, किलो जूल्स में है, तो ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाई 1000। 1000 क्यों किया वो समझ में आया, जूल्स को किलो जूल में चेंज करने के लिए। कैंसिल आउट कर दो। सो -1406 -3 × 2 6 × 8.3/10, तो ये हो जाएगा 49.8 डिवाइडेड बाई 10 4.98, -1406 -4.98, दैट इज -1410.98 किलो जूल पर मोल। 98 को ड्रॉप करोगे क्या होगा, -1411 किलो जूल पर मोल। आंसर में नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो तुम्हें आंसर क्या एंटर करना है इस क्वेश्चन में, 1411, इतना एंटर करते हैं आंसर हो जाता। यही करना था, ये क्यों नहीं कर पा रहे हो। बताया है कि साइन और यूनिट, यही दो चीजें इसमें चेंज होंगी इस चैप्टर में। क्वेश्चन और है,
आंसर लिख लो पहले, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको चेक करना है। ये लिखा सबने? ए वाले में लिखो डेल्टा एच का वैल्यू -25, प्रोसेस ए में डेल्टा एच का वैल्यू -25 और डेल्टा एस का वैल्यू -80, 80। प्रोसेस बी में डेल्टा एच -22 और डेल्टा एस 40, डेल्टा एच -22 एंड डेल्टा एस 40। प्रोसेस सी में डेल्टा एच 25 एंड डेल्टा एस -50, 50। प्रोसेस डी में डेल्टा एच 22 एंड डेल्टा एस 20। तो ये चार प्रोसेस दिए हुए हैं विच आर हैपनिंग इंडिपेंडेंटली एट 300 केल्विन। तो मैं इन चारों में से आइडेंटिफाई करना है कि कितने सारे प्रोसेसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और वो नंबर इस क्वेश्चन में एंटर करना होता। ट्राई करो अभी। वैल्यूज बता दो एक बार। -25 एंड -18। नेक्स्ट +40, देन +25 -15, देन 22 एंड 20। ओके, तो साइन से पहले चेक कर लेते हैं। डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस प्लस, ये प्रोसेस क्या होगा? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, तो इसमें कुछ चेक ही नहीं करना है। देन ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो गया? ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब दोनों प्लस रहे या दोनों नेगेटिव रहे, उसमें चेक करना पड़ता है फिर। तो ऐसे फर्स्ट वाले में प्रोसेस ए के लिए जब चेक करोगे, सो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू -25 into 1000 and minus of T delta S, that is 300 into -80 डेल्टा H minus T delta S। तो ये हो गया -25,000 और ये +24,000, तो आंसर
-1000 ही आ रहा है, नेगेटिव में आया, मतलब ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हुआ। लास्ट वाले का चेक करते हैं, बी के लिए डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 22 इंटू 1000 एंड माइनस ऑफ 300 इंटू 20, तो 22,000 माइनस 6,000, दैट इज प्लस 16,000 आया, तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सी और डी नॉन स्पॉन्टेनियस है, आंसर विल बी 2, और ये दोनों स्पॉन्टेनियस थे। 23 का ये भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखो, अ फिश, क्वेश्चन लिखो, अ फिश स्विमिंग इन वाटर, 22 जे का क्वेश्चन है, ए फिश स्विमिंग इन वाटर बॉडी when taken out from the water body, when taken out from the water body is covered with a film of water, is covered with a film of water of weight 36 gram, of weight 36 gram, when it is subjected to cooking, when it is subjected to cooking at 100 degree Celsius, when it is subjected to cooking at 100 degree Celsius, then the internal energy, then the internal energy for vaporization, then the internal energy for vaporization in in kilojoule per mole, in kilojoule per mole is, in kilojoule per mole is dash, kilojoule per mole is dash, assume steam to be an ideal gas, assume steam to be an ideal gas, given delta H vaporization, given delta H vaporization for water, delta H vaporization for water at 373 Kelvin, at 373 Kelvin, and 1 bar is 41.1 kilojoule per mole, 41.1 kilojoule per mole. R is equal to, R is equal to 8.31, R is equal to 8.31 joule per Kelvin per mole. R is equal to 8.31 joule per Kelvin per mole. प्रेशर 1 बार ही लेना होगा, तो दिया हुआ है।
क्या वैल्यू मिला? नॉनवेज लोग जो हो वो तो आंसर बताओ, वेजिटेरियंस का आंसर नहीं आ रहा है ठीक, दे हैव नो एक्सपीरियंस। अब फिश खाओगे तो ये याद आएगा कि अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन भी था। क्या पता जिसने क्वेश्चन बनाया उसको भी उसी टाइम आया हो कि अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं चलो। देखो इसमें तुम्हें फाइंड क्या करना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है, ठीक है। वेपराइजेशन का एंथैल्पी दिया हुआ है, वेपराइजेशन का एंथैल्पी दिया है और इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो इन दोनों के बीच में लिंक क्या था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच तुम्हारे पास दिया हुआ है पहले से, डेल्टा यू तुम्हें चाहिए, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा इक्वेशन, क्या इक्वेशन लिखोगे? इक्वेशन लिख सकते हो, एच टू ओ लिक्विड फॉर्म्स एच टू ओ गैस, तो गैस प्रोडक्ट के साइड में एक है, रिएक्टेंट के साइड में एक भी नहीं है, डेल्टा एन जी कितना हुआ? 1 - 0 दैट इज 1। सॉल्व करो अभी। मोल्स 2 दिए हुए हैं, हाँ तो 2 ले सकते हो, या फिर एक काम करो, डेल्टा यू पहले निकाल लो एक मोल के लिए, इंटू 2 कर देना। हाँ तो इसीलिए ना, डेल्टा यू पहले निकाल लो और उसको इंटू 2 कर दो, क्योंकि इसमें सिर्फ डेल्टा एन जी पे 2 चेंज करोगे तो आंसर्स अलग हो जाएंगे, सब कुछ बदलना पड़ेगा। तो डेल्टा यू 1 मोल के लिए निकालो फिर इंटू 2 कर दो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, and H2O liquid forms H2O gas, so delta Ng will be equal to 1, delta U will be equal to delta H minus RT। delta H कितना दिया हुआ है? 41.1 किलो जूल पर मोल इंटू 1000 कर देते हैं, माइनस आर इंटू टी, आर कितना 8.31, और टी कितना दिया हुआ है? टी कितना दिया है टेम्परेचर? 373। ये दोनों को ऐड करोगे आंसर यहाँ पे जूल्स में मिलेगा, जूल पर मोल में, and then for 2 moles delta u will be equal to, जो भी यहाँ पे वैल्यू है ये चेक कर लेते हैं पहले, देखते हैं 76 आ रहा है, चेक करते हैं। 38 आंसर है। इन्होंने आंसर जो पूछा वो किस में पूछा है? तो एक मोल के लिए बताना है ना फिर तो, दो तो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं बस, तो 2 मोल्स के लिए निकालना ही नहीं है, यहाँ तो कैलकुलेट कर लेंगे उसको। 41.1 मल्टीप्लाइड विथ 1000 माइनस 8.31 मल्टीप्लाइड विथ 373, 38,000 आ रहा है। 38,000 जूल पर मोल, दैट विल बी इक्वल टू 38 किलो जूल पर मोल। 2 मोल्स के लिए आंसर ऑब्टेन भी नहीं करना है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। मतलब क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है, तो चेक करोगे कि तुम्हें आंसर जो एंटर करना है वो किसके टर्म्स में है। पास कर दो।